Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me सैयद शुजातुल्लाह. Welcome to भारतीय आयुष इंस्टीट्यूट. आज हम पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में. ठीक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको प्रॉमिस कर चुका हूं, हमारे जो YouTube चैनल पे इंडियन इकोनॉमी की पूरी सीरीज में कंटिन्यू करूंगा, प्रीलिम्स भी और मेंस भी. सो यूपीएससी 2024 रहो या यूपीएससी 2025 रहो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरा कंप्लीट स्टैटिक है, स्क्रैच टू स्काई. मतलब बहुत बेसिक से हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और हर टॉपिक के जो भी करंट अफेयर रहेंगे उसके मैं सेपरेटली वीडियोस बना दूंगा. तो एक तरफ करंट अफेयर चलेंगे, एक तरफ स्टैटिक डेटा चलेगा, तो आपका प्रिपरेशन कहीं नहीं जाएगा. यू विल स्कोर ए लॉट. उसके बाद में थोड़ा स्लोली हम इंक्लूड करेंगे एमसीक्यू सेशंस भी. उसके बाद में बहुत सारे अदर मॉड्यूल्स लेके आएंगे जिससे आपकी इकोनॉमी, एसएनटी, जिसमें मैं ज़्यादा परफेक्ट हूँ और जिसकी मेरी एक्सपर्टीज़ एरिया है, वो भी हम पढ़ेंगे स्लोली. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टॉपिक बजट. सेकंड टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, उसमें पार्ट 1 है ये, जो मैं मेंशन कर दूंगा थंबनेल में. ठीक है, ऑलरेडी जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, एक टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो जो भी ये देख रहे हैं, ये देखने के बाद में पहला जो टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो देख लीजिए. उसमें 4 पार्ट है, बहुत लेंथी और बहुत बेसिक्स टू एडवांस पूरा लेक्चर दिया गया है. आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में. बजट तो एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, अगर कोई बोलेंगे आपको कि चलो भाई कश्मीर ट्रिप मारेंगे या कुछ, चलो इटाली जाएंगे, तो आपका आंसर, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप बोलेंगे कि यार बजट नहीं है. ठीक है, और अगर कोई शॉपिंग मॉल में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ आपको पसंद आई बट वहाँ पे आप ले नहीं सकते, तो बेसिकली मतलब क्या है, आपके पास बजट नहीं है. सो द मोमेंट हम जब बजट का वर्ड यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में यही होता है कि पैसा हमारे पास है या नहीं है. सो बेसिकली यहाँ पे भी बजट का मतलब है पैसे के बारे में पूरा डिस्कशन होगा, मनी के बारे में पूरा डिस्कशन होगा, और ये मनी बिलोंग करती है हमारे को. ओके, हमारी मनी है जो कि गवर्नमेंट के पास हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, फाइन रहो, चालान्स रहो, कुछ भी रहो, हम देते हैं गवर्नमेंट को. और गवर्नमेंट ये पैसे किस तरीके से यूज़ कर रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट. तो बजट का जो अम्ब्रेला जो टॉपिक रहेगा, ओके, जो बजट को हम एक बड़ी सी टॉपिक में डिवाइड करेंगे, जो थियोरेटिकल वे में डिवाइड करेंगे, जो बुकिश वे में डिवाइड करेंगे, तो उसका नाम रहेगा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट. मीन्स पब्लिक क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है. ओके, क्या फाइनेंस कर रही है, हमारे पैसे कहाँ कहाँ पे लगाएं, वही गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है. अगर कम पड़े तो फिर गवर्नमेंट वो उसको रेज करेगी मनी, या हमारे से ही लेगी एक्स्ट्रा टैक्स लगा के, या ऐसे ही बॉन्ड्स दे के हमारे से रेज करेगी, या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन भी ले सकते हैं. तो इसके बारे में नहीं हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. तो अभी तक आई गेस आपको इतना तो समझ में आ गया बजट का मतलब क्या है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है. ठीक है, सो डिटेल कोर्स है ये बजट और फिस्कल पॉलिसी के ऊपर. ठीक है, सो 8 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने में. सो यू कैन हैप्पीली रिलाई कर सकते हैं आप मेरे लेक्चर्स के ऊपर. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. आप मेरा नाम भी अगर मान लेंगे गूगल पे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा रिव्यूज़ मिल जाएंगे. सो यू विल बी इन ए गुड पोजीशन. ठीक है, अगर आपको और एक इम्पॉर्टेंट है, एक 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट है. एपीपीएससी, टीएसपीएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. अगर उनको चाहिए मेंटरशिप, ग्रुप 2 रहो या ग्रुप 1 की मेंटरशिप रहो, एपीपीएससी का मतलब है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारा पुराना स्टेट था, हम उनके साथ ही थे, तेलुगु स्टेट है. ये टीएसपीएससी जो हमारा स्टेट है, मतलब हम यहाँ पे बॉर्न हुए थे. सो टीएसपीएससी, अगर ग्रुप 2 या ग्रुप 1 की अगर आपको मेंटरशिप और उसके रिलेटेड मटेरियल, अगर कोर्सेज या क्लासेस चाहिए, तो अगेन आप सेम नंबर पे डेमो ले सकते हैं. मैं ही डेमो दूंगा और आप कोर्सेज के बारे में मैं ही समझाऊंगा. फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर, यू कैन रिलाई ऑन इट. ठीक है, यूपीएससी स्टूडेंट मेरा जो ऑप्शनल था, जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करता था तो पीएसआईआर ऑप्शनल था. पीएसआईआर का भी
मेंटरशिप और लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको डिटेल्स डेमो चाहिए, किस तरीके से शेड्यूल हुआ है प्रोग्राम और कहाँ कहाँ पे सर्विसेज आपको हम दे रहे हैं, और मैं कितने सेशंस लूँगा आपके साथ, और आपके कितने मॉडल क्वेश्चन आंसर्स आपको हम देंगे, करंट अफेयर से किस तरीके से रिलेट करेंगे एक्सेट्रा। अगर आपको प्रॉपर डेमो चाहिए PSIR लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज के ऊपर, तो आपको सेम नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपको डेमो सेशन पूरा मिल जाएगा। सो हम जनरली बोलते हैं ना, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ले लेना पहले, तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में आप डिसाइड अच्छे से कर सकते हैं कि आपको ये तरीका सही है या आपके लिए कोई और तरीका बेनिफिट होता है। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो शेड्यूल होता है, मे बी आप काम करते होंगे, मे बी आप हाउस वाइफ होंगे, मे बी आप स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि फाइनल ईयर में है और आगे आपको यही परसू करना है, तो आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी आ भी जाएगी। जो ऑलरेडी रिपीटर्स है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता ही है टेस्ट सीरीज, वो तो कैसे भी लेते ही हैं, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कभी भी आप कोचिंग लेते हैं तो अगर डेमो सेशंस आपको मिल जाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो मेंटर आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, उनसे अगर आपकी बात हो जाती है तो आपका मैक्सिमम जो भी कन्फ्यूजन होता है वो आराम से निकल जाता है। सो PSIR की लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज चल रही है। अलॉन्ग विद दैट UPSC 2024 रहो या 2025 रहो, प्रीलिम्स कम मेंस की मेंटरशिप भी चल रही है। उसके लिए भी डेमो चाहिए या आपको प्रॉपर सेशन चाहिए, तो आप सेम नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो जो भी यहाँ पे डिटेल्स है आप पॉज करके देख ले सकते हैं, थोड़ा बहुत जूम करके देख लीजिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट प्रमोट तो करना है, तो एडवर्टाइज तो करना है, क्या क्या कोर्सेस है हमारे पास और हम क्या क्या देने वाले हैं, मैं आपसे कहाँ कहाँ पे जुड़ूंगा, तो ये सब भी आपको इसमें डेमो सेशंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक बजट से। ओके, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए। दो चीज़ होती हैं आगे, एक तो है हमारा बजट, और ये भी हमें बेसिकली न्यूज़ में आते रहता है या बुक में आते रहता है, फिस्कल पॉलिसी टाइप्स। तो बजट भी बोलते हैं थोड़े लोग, फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो एक्चुअली ये पूरा मसला है क्या? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कितने इसमें कंपोनेंट्स है, डायमेंशंस है। क्योंकि कोई अगर बजट बोले, कोई अगर फिस्कल पॉलिसी बोले, कोई अगर बजटरी पॉलिसी बोले, कोई अगर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बोले, एक ही एरिया को इतने ज़्यादा नाम देने से ओके ऑब्वियसली कन्फ्यूजन तो होगी। सो हमें पहले नाम को जो भी डिफरेंट नेम्स है उसको हम सम अप कर लेना बेटर है। ये पूरों को हम बीच में बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। गवर्नमेंट जो मैं बता चुका हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। ये पूरा को हम बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। ये है हमारा अम्ब्रेला टर्म, ये सबसे ऊपर टर्म रहेगा। उसके बाद में आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में दो होते हैं, ओके, पार्ट्स। ओके, एक है बजटरी पॉलिसी जहाँ पे हम बजट के बारे में बात करते हैं। दूसरी है टैक्सेशन पॉलिसी जहाँ पे हम टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। ओके, फिस्कल पॉलिसी में ये दो अहम इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, एक बजटरी पॉलिसी, एक टैक्सेशन। सो बजट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं हमारे लेक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है ओके विथ रिगार्ड टू फाइनेंसेस। क्योंकि हमारे पास इंडिया में फेडरल पॉलिटी है, यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, यूनियन भी टैक्स लेती है, स्टेट भी टैक्स लेती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यूनियन के रिलेटेड क्या क्या है, स्टेट के रिलेटेड क्या क्या है, वो पूरे आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे डिटेल में। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन किस तरीके से हुआ था, ओके, अशोका के पीरियड में, फिर मिडिवल पीरियड में, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में, उसके बाद में हम जब आज़ाद हुए थे उसके बाद में किस तरीके का टैक्सेशन रहा था, उसका हम एवोल्यूशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर उसके बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट जो भी हमारे पास है उसके प्रोविजंस पढ़ेंगे। ये पूरे जो भी लेक्चर्स हम इसमें पढ़ेंगे ये बहुत हद तक डीपली कवर्ड है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऊपर ऊपर बता दे कि जो भी नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप पहला लेक्चर अगर आप देखें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ऑलमोस्ट मैं 3 घंटे लेक्चर बनाया। यूट्यूब पे एक भी लेक्चर नहीं है, एक्चुअली उसके ऊपर ही लेक्चर नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट उसके ऊपर लेक्चर ही नहीं है हमारे यूट्यूब पे। बट मैं आपको 3 घंटे का लेक्चर दिया हूँ।
सो मेक श्योर दैट आप वो अच्छे से समझें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वहाँ पे ज़्यादा है। बजट भी हम जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है जो भी हम पढ़ेंगे, इसमें जीके कवर होगा, फैक्ट कवर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे, हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ओके, मेंस आंसर किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम स्लोली स्लोली हर चीज़ इसमें कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फाइन, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर बाय वेरी फेमस पर्सनालिटी है, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे बजट का जो सिस्टम है, बजट प्रेजेंट करने का जो सिस्टम है, ओके, पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था और कौन इंट्रोड्यूस करे, ये जीके फैक्ट्स है। आपको और एक बात भी बता दूं, बजट में रिफॉर्म्स भी होते हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स बोल के बोलते हैं हम, बजटरी रिफॉर्म्स बोल के बोलते हैं, वो भी हमारी टॉपिक है, उसको भी हम पढ़ना है, ठीक है। जो भी रिकमेंडेशंस होंगे रिपोर्ट्स के, कमिटीज़ के, वो भी हम इंक्लूड करेंगे हमारे लेक्चर में। बेसिकली बोलने का मतलब यही है कि स्क्रैच से हम एडवांस तक जाएंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। बजट सिस्टम हमारे कंट्री में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन 7 अप्रैल 1860 में। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो भी हम 1857 में लड़े थे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, जो कि पॉपुलरली कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वन ऑफ द वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर, उन्होंने बोला था 1857 को एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आई डोंट रिमेंबर, शायद वो सावरकर जी हो सकते हैं, ठीक है। बट बहरहाल 1857 के रिवॉल्ट के बाद में पहला बजट आया था, बिकॉज आप समझ सकते हैं बजट की जेनेसिस देखिए। तो जब तक 1857 रिवॉल्ट हुआ ही नहीं, इनको तो पड़ी ही नहीं थी कि हम इतना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लैंड रेवेन्यू का मतलब है लैंड से आप जितना भी कमाते हैं ना, जितना भी आपको पैसा आता है लैंड से, तो वो शेयर करना होगा आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ऑब्वियसली वो लोग टैक्सेस बोलेंगे, बट इतने ज़्यादा लगाते थे टैक्सेस, तो बेचारा जो भी लैंड से रेवेन्यू कमाता था वो तो डूब ही जाता था, एक्सप्लॉइट हो ही जाता था, तबाही हो जाता था, ठीक है। तो उस तरीके के वो फ्यूडल सिस्टम भी आ गया था, फिर लैंडलॉर्ड्स भी क्रिएट हो गए थे फ्यूडल सिस्टम के अंदर, फिर सबको देना, ये करना, तो ये एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम बनाए थे वो ज़माने में, ठीक है। बट अभी हमारे लेक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए बजट पहली बार प्रेजेंट करने की टाइमिंग देखिए 1860, मतलब क्या, ये लोग आए कब थे, 31 दिसंबर 1600 AD में ब्रिटिश केम टू अवर कंट्री। स्लोली 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 वो आए, फिर उसके बाद में अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर लिए, विच इज़ कॉल्ड एज ब्रिटिश रूल, आ गया था हमारी कंट्री में। तो जब वो शुरू करे थे अपने को रूल करना 1857 तक, तो उनको पड़ी ही नहीं थी कि हम जितना भी उनको रेवेन्यू दे रहे थे, जितना भी उनको टैक्स बन रहे थे, वो पैसों से वो क्या कर रहे थे किसी को नहीं पड़ी थी। बस वो रख रहे थे पैसे, वही पैसों से यहाँ पे खुदाई होती थी, फिर उसके बाद में वही पैसे वो वहाँ पे बेचते थे यूके में, फिर वहाँ पे डेवलप करते थे, वहाँ पे रोड बनाते थे, ये सब वहाँ पे पैसा यहाँ का वहाँ लेके जाते थे। इस तरीके से ही मैक्सिमम जो इंपीरियल कंट्रीज थे वो अमीर हुए थे। ओके, इंपीरियल कंट्रीज का मतलब है कि कब्जा करके अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना। ओके, जो भी जब तो कंट्रीज ऐसा तो नहीं था, वो जो भी रूलिंग एरियाज होते थे उनको कब्जा करना और उसको अपने अंडर ले लेना, ऐसी सोच रखने वाले कंट्रीज को इंपीरियलिस्टिक कंट्री बोलते हैं। अगर ये 4 से 5 कंट्री एक साथ, और ज़्यादातर कंट्री में यही देखा जाता है, तो हम बोलेंगे इंपीरियलिज्म। तो मतलब है इंपीरियलिज्म एक फिनोमिना है। इंपीरियलिस्टिक कंट्री ऐसी कंट्री है जो कि जिसका इन्फ्लुएंस बहुत सारी कंट्रीज पे होता है, और वो बहुत सारे कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना ली हैं, तो उसे बोलते हैं इंपीरियलिज्म और इंपीरियलिस्टिक कंट्री। तो 1857 के रिवॉल्ट के वजह से, फिर उसके बाद में आप क्वीन विक्टोरिया आते हैं, फिर वो 4 बातें अच्छे बोलते हैं कि हम इस तरीके का रूल लाएंगे, अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम वाइसरॉय बोलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अभी एक्सपेंशन ऑफ इरा हो गया है, एनेक्सेशन ऑफ इरा हो गया है, इस तरीके का उन्होंने एक भाषण देते हैं। तो उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि ये रिफॉर्म भी आया है 1860 में। सो पहली बार जब प्रेजेंट हुआ था बजट, वो अप्रैल 1 1860 में प्रेजेंट हुआ था बाय ए पर्सन कॉल्ड एज जेम्स विल्सन, उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो उनकी पिक्चर यहाँ पे ऑलरेडी है। ये फर्स्ट इंडियन फाइनेंस मेंबर है, फर्स्ट इंडियन फाइनेंस मेंबर हु डिलीवर द बजट स्पीच। ओके, हु डिलीवर दी बजट स्पीच। और वो जब बजट स्पीच जब दिए थे वो इंटीग्रल होल था। मतलब क्या था,
बाद में बजट को हम रेलवे बजट में डिवाइड करे हैं, बाद में बजट को हम जनरल बजट में डिवाइड करे हैं, मगर यहाँ पे इन्होंने जब बजट रखा था वो बजट जस्ट इंटीग्रल होल था, मतलब हर एस्पेक्ट पे, हर एरिया पे इन्होंने ही बजट के बारे में हर चीज उन्होंने बोली थी। ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, या क्या ये एनुअल बजट, ओके, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बजट क्या हर साल रखना, एक साल नहीं रखे तो चलता क्या, क्वेश्चन ये भी है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉपरली लिखा गया है कि बजट हर साल प्रेजेंट करना ही है, इसलिए एनुअल बजट नाम दिया गया है। ठीक है, ये एनुअल, अब क्वेश्चन तो ये है कि चलो हर साल रखना है, बट ये रखना जरूरी है क्या, नहीं भी रखे तो चलता क्या। ठीक है, एक साल के लिए तो रखेंगे जब रखना है, बट नहीं भी रखेंगे ना, हो सकता नहीं भी रखेंगे। जब बजट रख रहे तो एक साल के लिए रखना है, नहीं भी रख सकते हैं, बजट ही नहीं रखेंगे 2-3 साल तक तो फर्क ही क्या पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इज एन एनुअल बजट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है। ये नॉट ओनली नेसेसरी, ये बहुत कंपलसरी भी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 112 और अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 ये बोलता है गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट बनाना है। एक स्टेटमेंट का मतलब है एक A4 साइज पेपर में, एक A4 साइज पेपर में गवर्नमेंट को बताना है, पार्लियामेंट के थ्रू पूरी कंट्री को बताना है, पार्लियामेंट के थ्रू पूरी कंट्री को बताना है कि कहाँ पे कितना रिसिप्ट्स आया, कितने पैसे आए, और कहाँ कहाँ पे वो एक्सपेंडिचर करे, कहाँ कहाँ पे वो एक्सपेंडिचर करे। ये है बजट, इतना पैसा आया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर करे। सो आर्टिकल 112 यही बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट देना है जहाँ पे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, पेमेंट्स का मतलब है एक्सपेंडिचर करना ही पेमेंट्स बोलते हैं। ओके, रिसीप्ट्स और पेमेंट्स हैव टू बी टेबल इन द पार्लियामेंट। टेबल का मतलब है कि स्पीकर को उसके ऊपर सेशन कराना, वही का उसे ही बोलते हैं हम टेबल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टेबल का मतलब है टेबल पे लिख जाके रखना, ऐसा नहीं है। टेबल का मतलब है कि स्पीकर को बोलकर उसके ऊपर डिस्कशन कराना, और हर एक जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन होते हैं उनसे बातचीत भी कराना उसके ऊपर। फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, देखिए हर साल फाइनेंशियल ईयर हमारे कंट्री में अप्रैल 1 से शुरू होता है, मार्च 31 को एंड हो जाता है। अप्रैल 1 शुरू होके मार्च 31 को एंड हो जाता है। तो मतलब क्या है, आर्टिकल 112 के हिसाब से अप्रैल हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ये बताना है पार्लियामेंट के थ्रू पूरी कंट्री को, देखो आपके पास हम इतने पैसे जमा करें और ये पैसे हम इस तरीके से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हेल्थ में इतना दिए हैं, स्पेस में इतना दिए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना दिए हैं, बच्चों के लिए इतना दिए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए इतना दिए हैं, रोड्स के लिए इतना दिए हैं, मनरेगा के लिए इतना दिए हैं, तो बताना होगा। ओके, फिर वो जो एक्सपेंडिचर करने वाले कौन हैं, मंत्रीज हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स हैं। तो ऐसा भी हो सकता ना एक्सपेंडिचर नहीं करके पैसे भी खा लिए हमारे, ऐसा भी हो सकता। उसके लिए हमारे पास बैठे हैं काग, ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने वो पोस्ट जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करे, और वो एक्सपेंडिचर लिटरली हुआ या नहीं हुआ, वो पूरा मालूम करने का जिम्मा काग के ऊपर है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है काग, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। अब ऐसा भी हो सकता है अगर ये काग रूलिंग पार्टी के हैं तो ये भी पैसे खा लेंगे, भी सभी पैसे खा लेंगे, तो फिर ऑडिटिंग भी रॉन्ग हो सकती है, राइट, ऑडिटिंग भी रॉन्ग हो सकती है। तो यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, काग की जो पोस्ट होती है हमेशा अपोजिशन से ही आनी होती है, रूलिंग पार्टी से काग नहीं आते हैं, अपोजिशन से ही आते हैं। तो अपोजिशन वाले तो आराम से बैठेंगे लड़ने के लिए, राइट, एक एक रुपए का वो तो हिसाब रखेंगे ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बना के रखा था, जहां पे किसी को एटलीस्ट हमारे पैसों की नाइंसाफी कभी ना हो, और हमारे पैसे लीकेज में नहीं जाए और करप्शन में कभी नहीं जाए। ठीक है, खैर। सो आर्टिकल 112 अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स नथिंग बट एक्सपेंडिचर हैज टू बी टेबल इन द पार्लियामेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर साल देना ही है, और ये कंपलसरी करना है, नॉट ओनली नेसेसरी की करना, चलो भाई लोगों को बताएंगे ना, क्या ही बुरा है बताने में, तो दिस इज कॉल्ड एज नेसेसरी। बट ऐसा नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी। लोग चाहो या नहीं चाहो, पार्लियामेंट चाहो या नहीं चाहो, करना तो है ही। दैट्स व्हाई इट इज कंपलसरी, इट्स ए ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, दैट आप रखिए। ये जो रिसिप्ट्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट को पैसा आता है, रिसिप्ट ओके आता है,
वो पूरे 3 अकाउंट में रखा जाता है। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, दूसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से टैबुलर फॉर्म में आगे रखा हूं, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी तक ये समझिए आप, ठीक है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया। लेट अस गो एड, आगे जाएंगे हम। फाइन, बजट क्या करता है और उसका रोल क्या है, ये भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। बेसिकली बजट के थ्रू जो रनिंग गवर्नमेंट होती है, अभी की प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट होती है, सो बजट के थ्रू वो पार्लियामेंट से परमिशन लेते हैं कि हम ये टैक्सेस कलेक्ट करने वाले हैं, हम ये ड्यूटीज लोगों से लेने वाले हैं, हम ये बोरोइंग्स इंटरनल करने वाले हैं या बाहर से वर्ल्ड बैंक IMF से हम बारो करने वाले हैं, एक्सेट्रा। सो पार्लियामेंट से परमिशन ली जाती है बजट के थ्रू, देखो इतना पैसा आया, ये टैक्सेस हम कलेक्ट करने वाले हैं, ये टैक्सेस हम कलेक्ट करे हैं, ये टैक्सेस में ड्यूटीज में इतना पैसा आया है, अभी जरा पैसे कम पड़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मीट होने के लिए, इसलिए हम बारो भी करना चाहते हैं। तो पैसा आया और बारो करना टू मीट एक्सपेंसेस, ओके, इस वजह से बजट बेसिकली रखा जाता है, ठीक है। सो बजट में बेसिकली क्या होता है, 3 तरह का डेटा दिया जाता है। जब भी निर्मला मैडम पार्लियामेंट में उठ के जब बजट पढ़ते हैं तो उनके पास 3 साल का डेटा होता है। एक तो है कि बजट कंप्लीटली प्रेजेंट कर चुके हैं, वो बजट के ऊपर एक पास डेटा होता है। उसके बाद में करंट और फ्यूचर, ओके, कंपैरिजन करने के लिए इंपॉर्टेंट है और इसे ही हम कहते हैं बजटरी ट्रेंड्स, इसे हम कहते हैं बजटरी ट्रेंड्स। ये क्वेश्चन आया था 2022 में मेंस UPSC में। सो मेक श्योर दैट बजट का जो हेल्थ बजट होता है, जो एजुकेशन बजट होता है, उसमें ट्रेंड्स समटाइम्स पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर दैट आपको इन चीज़ों के बारे में ओके प्रॉपरली एज ए क्रोनोलॉजी मालूम होना चाहिए, एज ए ट्रेंड मालूम होना चाहिए। अब थोड़ा इसके बारे में हम ये 3 वर्ड्स के बारे में प्रॉपरली देख लेंगे, ठीक है। चलिए, सो एज मैं अभी बताया हूं आपको, बजट में 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। एक ही पेपर में होता है बट कंपैरिजन वहां पे दिया जाता है। पास्ट एक होता है, प्रेजेंट एक होता है जिसको हम करंट बोलेंगे, करंट ईयर का एक होता है, और लास्ट वन होता है हमारा फ्यूचर का होता है। फ्यूचर ईयर का भी देते हैं, एस्टीमेट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? एस्टीमेट, ठीक है। ये बात याद रख लीजिए, पास्ट और प्रेजेंट को हम करंट भी बोलेंगे और फ्यूचर को हम एस्टीमेट भी बोलेंगे। देखिए, लेट सपोज अभी 2022 में 2023 में बजट प्रेजेंट हुआ नहीं हुआ? बजट प्रेजेंट हुआ, ओके। तो बेसिकली हम कौन से बजट के ईयर में हैं? अभी जो प्रेजेंट जो बजट चल रहा है वो ईयर कौन सा है? 2022-2023, ओके, क्लियर और नॉट? सो 2022-2023 के बजट में हम हैं, वो अप्रैल 1 ओके और मार्च 31, ओके। ये हम एक मिनट, राइट। हमारा बजट है, अभी हम जो ईयर में हैं 2023-2024 के बजट में हम हैं, ठीक है। क्योंकि निर्मला मैडम ने फरवरी में बजट प्रेजेंट किया था, फरवरी 1 वर्किंग डे में बजट प्रेजेंट किया था मैडम ने, और उन्होंने बोला था कि ये जितना भी हम बजट में जो भी बोले हैं वो हम अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 1 2023 से लेके मार्च 31 2024 तक उतना खर्चा करेंगे, उतने एक्सपेंडिचर्स करेंगे, उन्होंने ये बोला था। क्लियर आर नॉट? यस। तो ये हो गया अभी के ईयर का पूरा एरिया कवर्ड हो गया हमारा, जो भी इसमें था खत्म। सो अभी जो ईयर चल रहा है बजट का वो 2023-2024 का ईयर चल रहा है, और फरवरी 1 वर्किंग डे में मैडम ने बजट रखा था और उन्होंने बोला था कि ये बजट अप्रैल 1 2023 से लेके मार्च 31 2024 तक चलेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, जब मैडम ये बजट प्रेजेंट कर रहे थे तो ऑलरेडी वो 2022-2023 के ओके बजट के अंदर ही थे। 2022
2023 मीन्स 2022 अप्रैल 1 से ये बजट शुरू हुआ था, 2023 मार्च 31 को ये बजट एंड हुआ था। तो मतलब क्या है, जब मैडम फरवरी में बजट रख रहे थे तो ऑलरेडी वो पुराने बजट के अंदर थे, ठीक है, वो पुराने बजट के अंदर थे, तो फिर ये डेटा भी होना है ना। फिर मैं ऑलरेडी आपको समझाया Q1, Q3, Q4। सो बजट में जब वो प्रेजेंट करते हैं तो ये बोलेंगे कि लास्ट ईयर का जो Q1 अभी बता दूंगा, Q1, Q2, Q3, Q4। तो बेसिकली Q1 में क्या होता है, अप्रैल मई जून, Q2 जुलाई अगस्त सितंबर, Q2 इज जुलाई अगस्त सितंबर, Q3 इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर, Q4 क्या है हमारा, जनवरी फरवरी मार्च। सो मैडम जब 2023 में ये साल में जब बजट रख रहे थे तो उनके पास 3 क्वार्टर का डेटा था, बट Q4 का डेटा उनके पास नहीं था, ठीक है। सो Q4 का डेटा नहीं था ना, तो इसलिए जब वो प्रेजेंट करते, जब ये बोलेंगे कि ये साल Q4 में इतनी ग्रोथ होगी, तो वो पास का उनको डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि Q4 का डेटा आया नहीं था, तो एस्टिमेट तो देना पड़ेगा उनको, तो ये यहाँ पे देते हैं। इसलिए बजट में एक पास्ट ईयर होता है, करंट ईयर जो चल रहा है वो भी होता है, और आगे फ्यूचर में 2024-25 किस तरीके का हो सकता है, वहां पे क्या ग्रोथ हो सकती है, वो पूरा भी बता देंगे, फ्यूचर का भी। ओके, और 2021 और 22 का जो कंप्लीट आ जाता है 21 का 22 का, तो ये तो पूरा ईयर ही हो जाता है, राइट। तो ये भी होता है बजट में, कभी कभी ये भी मेंशन किया जाता है, 1 2 3। सो पास्ट, प्रेजेंट, करंट, एस्टिमेट, तो 4 कॉलम्स आपको बेसिकली देखे जाएंगे आप इन द बजट डॉक्यूमेंट्स। आई गेस ये आपको क्लियर है। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, डाउट सेशन विथ रिगार्ड टू बजट, ऐसा इस तरीके का। मैं सेम टू सेम आप जो डाउट पूछते हैं वही डाउट थंबनेल पे, वही टॉपिक थंबनेल पे रख के मैं बना दूंगा, वो 4-5 मिनट का आपको फिर से समझा दूंगा, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट रिवाइंड, और एक बार पीछे जाके और एक बार देखिए, ओके, इट विल बिकम वेरी इजी टू यू। मेक श्योर दैट फॉर द इकोनॉमी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन। इकोनॉमी आप मास्टर कब कर सकते हैं, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर 1 में 125 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमी से। इकोनॉमी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इकोनॉमी ज्योग्राफी से रिलेटेड है आप वहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं, और इकोनॉमी तो ऑलरेडी है ही जीएस पेपर 3 में। और इकोनॉमी के क्वेश्चंस आई डोंट हैव टू टेल यू दैट इन प्रीलिम्स ऑलमोस्ट दे कैरी 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स आते हैं, विच इज इक्वल टू 40 मार्क्स। 40 मार्क्स इज छोटी बात नहीं है, 50% ऑफ द कट ऑफ है वो। अगर 80 कट ऑफ हो इकोनॉमी से ही आपको 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो 50% ऑफ द कट ऑफ इकोनॉमी से ही आता है, ठीक है। अगर आप 50% में चलो 5 आप नहीं भी करें, तो आपका जो इकोनॉमी का परसेंटेज है वो पासिंग में जो कट ऑफ में, तो 30 से 35% मार्क्स आप इकोनॉमी से भी उठा सकते हैं, इफ नॉट 50%। ओके, राइट। आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलिए, फाइन। नाउ द क्वेश्चन ये यहाँ पे ये है, बजट के लिए, चलो बजट टेबल करना जरूरी है, आर्टिकल 112 के हिसाब से बजट रखना तो रखना ही है। क्या ये परमिशन लेना जरूरी है, क्वेश्चन ये है। ओके, पार्लियामेंट से परमिशन लेना जरूरी है या नहीं है, क्वेश्चन अब ये है। रखना तो जरूरी है, ये मालूम हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी क्या बोलती है, तो परमिशन लेना है या नहीं है, बट डिपेंड करता, क्योंकि हमारे पास जो 3 फंड्स है, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, 3 फंड्स है, वो 3 फंड्स में 2 फंड से परमिशन लेना है, 1 फंड से परमिशन लेना नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन करा, परमिशन लेना नहीं लेना वो डिपेंड करता है कि कौन से फंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एनीहाउ हम उसके बारे में पढ़ेंगे, डिपेंड्स अपॉन दी फंड, विल सी। सो आई हैव जस्ट पुट ए, ओके, एक इमोशन में रखा हूँ वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हाँ मीन्स कि ये बाद में पढ़ेंगे कैसे भी, और क्योंकि 90 ऑलमोस्ट लाइक 127 स्लाइड्स हैं। सो ऑब्वियसली हम एक 4 से 5 घंटे का लेक्चर तो होगा, ओके, बजट के ऊपर। उसके बाद में फिस्कल पॉलिसी के ऊपर 2 घंटे का लेक्चर होगा। उसके बाद में बहुत लंबा जाएगा बजट का, हम करना तो पूरी ही ऑब्वियसली नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। तो बजट के बारे में कौन प्रेजेंट करे, ठीक है, क्या ये ज़रूरी है रखना,
क्या ये परमिशन लेना ज़रूरी है, जितना पैसा आता है वो कहाँ पे हम रखते हैं, कौन से अकाउंट्स में, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे बजट के क्या क्या फंक्शंस हैं, उससे ही हम बोलते हैं बजटिंग फंक्शन। मेंस एग्जामिनेशन और मेंस सिलेबस में आपको बजटिंग फंक्शन इस तरीके का वर्ड आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये बजटिंग फंक्शन है क्या। बजटिंग फंक्शन का मतलब ये है कि बजट कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। सो पहली बात, बजट में हम क्या करते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं। किससे कलेक्ट करते हैं, हमारे से ही तो करती है ना गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्सेस से कलेक्ट करते हैं, और कोई फीस रो, चैनल रो, यूपीएससी की हमारी फीस होती है, ट्रेन टिकट होती है, एक्सेट्रा। तो टैक्स से भी हम पे करते हैं, नॉन टैक्स से भी हम पे करते हैं। तो बजट में सबसे इंपॉर्टेंट पहला फंक्शन होगा कलेक्ट करना पैसे। कलेक्ट करने के बाद में मोबिलाइज करना, मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट होता है, सब जने पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में मोबिलाइज करना, एक जगह लेके जाना। वो एक जगह क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके जाना है। तो सब क्या करेंगे, मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज का मतलब है मूव करना है, पूरे पैसे कलेक्ट करके सब डिपार्टमेंट्स मूव करेंगे पूरा पैसा। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन कहाँ पे करना है, पूरे लोग इकट्ठे भेज देंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मोदी जी बैठेंगे, बाकी के पूरे कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे, बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई इतना पैसा आ गया, अब क्या करें। ठीक है, तो वो पूरा डिस्कशन होने के बाद ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि एलोकेशन। थर्ड फंक्शन ऑफ बजट क्या है, एलोकेशन। मतलब स्पेस में इतना देंगे, डिफेंस में इतना देंगे, गरीबी में इतना देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये करेंगे, इतने रोड डालेंगे, इतने डैम्स लगाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इतना करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इतना पैसा लगाएंगे। तो ये पूरा एलोकेशन का काम होता है। एलोकेशन करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पैसे देना पड़ेगा ना, एलोकेट तो फिर पार्लियामेंट में करने के बाद में स्पेस जो इसरो है उनको पैसे भेज देना है। ओके, और जो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है उनको पैसे भेज देना है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उनको पैसे भेज देना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री से उनको पैसे भेज देना है। तो जो भी स्कीम निकालेंगे तो ये मिनिस्ट्री वाले नीचे इंप्लीमेंट करेंगे ना। यस, तो मिनिस्ट्री के पास उनके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं 10,000 करोड़। नीचे स्कीम इंप्लीमेंट होती है, हमारे और आपके जैसे लोग जो भी फॉर्म भरते हैं वो मिनिस्ट्री के जो भी अकाउंट जो भी बैंक में होता है उससे पैसे रिलीज होते हैं। तो ये बहुत ईजी वे ऑफ व्हाट डूइंग है, ये इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन करना है और स्टेट्स को भी देना है ना, क्योंकि मैं रह रहा हूँ तेलंगाना में, और मैं तेलंगाना में हैदराबाद में रहता हूँ, तो मैं इनकम टैक्स हैदराबाद से बन रहा हूँ, तेलंगाना से बन रहा हूँ। मैं किसको बन रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को बन रहा हूँ। बट मैं रह कहाँ रहा हूँ, मैं तेलंगाना में रह रहा हूँ, हैदराबाद का पानी पी रहा हूँ, हैदराबाद की ज़मीन पे रह रहा हूँ, हैदराबाद की हवा इनहेल कर रहा हूँ, मैं हैदराबाद की रोड यूज़ कर रहा हूँ, हैदराबाद की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे जो तेलंगाना की जो रिसोर्सेज है, मैं पूरे रिसोर्सेज यूज़ करके पैसे किसको बन रहा हूँ, मैं पैसे बन रहा हूँ किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट कैसा चलना, तो हमारे फिर रेवंत रेड्डी सर तो बोलेंगे सर क्या सर रह रहे यहाँ बन रहे आपको, तो फिर आप नहीं भेजेंगे पैसे, तो भेजेंगे तो सही ना। तो इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो स्टेट्स को भी पैसे भेजते हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज को भी पैसे भेजते हैं। तो स्टेट्स को पैसे भेजने के बाद स्टेट उनके हिसाब से वो यूज़ करते हैं स्कीम्स लगा के, और जो भी मिनिस्ट्रीज को भेज देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो वहाँ पे वो पैसे यूज़ करके वो वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, राइट, आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पैसों का स्टेट्स में, बेसिकली स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो क्या हम आर्टिकल 14 को फॉलो करना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मीन्स हर स्टेट को एक ही नज़र से देखना है और हर स्टेट को एक ही अमाउंट देना है। अगर तेलंगाना को 10,000 करोड़ मिले तो फिर महाराष्ट्र को भी 10,000 करोड़ मिलना चाहिए, यूपी को भी 10,000 करोड़ मिलना चाहिए, सिक्किम को भी 10,000 करोड़ मिलना चाहिए, राइट। क्या हम आर्टिकल 14 इन्वोक करते हैं यहाँ पे, डू वी रियली इन्वोक आर्टिकल 14 व्हेन इट ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी प्रिंसिपल। ओके, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं। आर्टिकल 14 का दूसरा भाई भी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो आर्टिकल 14 में दो होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हम फॉलो नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो हम करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब है जिसके पास कम है उनको ज़्यादा देंगे, जिसके पास ज़्यादा है उनको हम कम देंगे। सो मतलब क्या है, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसों का
तब वायलेशन ऑफ इक्वालिटी प्रिंसिपल होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट। क्या ये वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हम वायलेट करना जस्टिफाइड है? यस, इट इज जस्टिफाइड। रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आया था जजमेंट, और ऑलरेडी आर्टिकल 15 में भी ये दिया गया है कि प्रोहिबिशन हम कर सकते हैं विथ रिगार्ड टू प्लेस, विथ रिगार्ड टू बर्थ, विथ रिगार्ड टू रीजन। उसमें तो आर्टिकल 15 में हर चीज़ तो लिखी नहीं गई है। ओके, वो आर्टिकल 15 हो या 14 हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, जेंडर, इतना ही दिया गया है। डज नॉट कास्ट, क्रीड, इस तरीके से ही दिया गया है। बट और भी नहीं लिख सकते ना, तो उनके पास शायद बहुत छोटे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो इंक्लूड करें हैं। इट डज नॉट मीन कि वो उतने ही कास्ट के ऊपर ही डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, या रिलीजन के ऊपर ही डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, या क्रीड के ऊपर ही कर सकते हैं। नहीं, और बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। सो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, क्योंकि आर्टिकल 14 वायलेट इसलिए कर रहे हैं कि आर्टिकल 15 हमें इजाजत देता है, हमको परमिशन देता है कि चलो भाई जिसके पास कम है उनको ज्यादा दो, जिसके पास ज्यादा है उनको कम दो। ठीक है, ओके। सो और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है जब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की बात होती है, क्योंकि डीपीएसपी में ये भी बोला गया है कि इनइक्वालिटीज नहीं होना चाहिए अमॉन्ग दी रीजन्स। यूपी में जैसे कि आपको पता है, लेट सपोज बिहार में पर कैपिटा इनकम कितनी है? बिहार में एवरेज पर कैपिटा इनकम 33,000 है। ओके, व्हेरेas सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस में है? गोवा में 4 लाख रुपए। और मेरे स्टेट में कितनी है? 3,71,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे स्टेट में एक ऑन एन एवरेज हर पर्सन 3,17,000 कमा रहा, वही बिहार में ऑन एन एवरेज एक पर्सन 33,000 कमा रहा, वही नॉर्थ ईस्ट में तो और भी कम कमा रहे होंगे, राइट, 1%। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्टेट्स इक्वल नहीं है तो इक्वल हम कैसा उनको देख सकते हैं। सो जिसके पास कम है उनको हम ज़्यादा पैसे देंगे, जिसके पास ज़्यादा है उनको कम पैसे देंगे। दैट्स वाई जब डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आता है देन इक्वलिटी बिफोर द लॉ वायलेट कर सकते हैं, दैट इज फाइन। सो वायलेशन इज ओके, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है, डीपीएसपी में यही लिखा गया है कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है और रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज करना है। 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करने के लिए इक्वालिटी प्रिंसिपल को वायलेट करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि सोसाइटी में हर एक के पास सेम सुविधाएं हो, सेम आर्टिकल और या मटेरियलिस्टिक वेलफेयर हो, सेम सोशल और इमोशनल वेलफेयर रहना जरूरी है। सो बेसिकली सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में जब सोशलिज्म की बात होती है, ये मटेरियलिस्टिक इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल वेलबींग भी आती है। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल और मेंटल, मटीरियल और मेंटल, हेल्थ की बात करते हैं तो मटीरियल और मेंटल। बट हम जब सोशलिस्टिक की बात करते हैं तो ये मोर और सो बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, मटेरियल वेलबींग के बारे में होती है सोशलिज्म और सोशलिस्टिक सोसाइटी। तो डीपीएसपी में आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत के पहले ही पन्ने पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट शुड सीक टू एस्टैब्लिश सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड ए वेलफेयर स्टेट। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब है हर एक के पास, आपके पास, मेरे पास, बिहार में कोई हाउस होल्ड हो, गुजरात की में कोई फैमिली रहो, कश्मीर में कोई फैमिली रहो, असम में कोई फैमिली रहो, तमिलनाडु में कोई फैमिली रहो, केरला में कोई फैमिली रहो, हर एक के पास जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, मटीरियलिस्टिक वेलबींग है, जो पानी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पैसा है, वो हर एक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है। दैट सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशलिस्टिक सोसाइटी। सो इसलिए सोशलिज्म में मटेरियलिस्टिक वेलबींग के बारे में ही बात होती है, मेंटल वेलबींग के बारे में बात नहीं होती है। जब सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बन जाएंगी, हर एक के पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, खुद की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल करने के लिए आपके पास भी है, नीड्स एंड वांट्स फुलफिल आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्या है, बिहार में पैसे कम है तो उनको इलेक्ट्रिसिटी कम में देना, उनको वाटर कम में देना, उनको टैक्सेस कम लगाना। वही हमारे पास पैसे ज़्यादा है इसलिए हमारे पास से टैक्सेस ज़्यादा लेना, जो कि टैक्स ब्रेकेज है हमारे पास ऑलरेडी, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के पैसे ज़्यादा लेना, एक्सेस नया लगा देना, क्यों हम बड़े एसी यूज़ कर रहे हैं तो एसी के ऊपर और ज़्यादा हमारे पास से पैसे लेना। तो आप समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटेंशन है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तो हर एक के पास नीड्स और वांट्स करने की गवर्नमेंट ये कोशिश करना चाहिए कि बिहार रहो या असम रहो या कश्मीर रहो या लद्दाख रहो, कहीं पे भी all the individuals in our country should able to fulfill what basic needs and wants। जब हर एक के पास नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो जाते हैं तो हम पूरे क्या हो जाते हैं, वेल ऑफ हो जाते हैं।
हम फेयरिंग वेल, वी आर डूइंग वेल का मतलब। दैट्स वाई जब सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी अचीव हम करते हैं तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वेलफेयर स्टेट आ ही जाता है, मीन्स वेलफेयर स्टेट। ओके, फेयरिंग वेल का मतलब क्या है? आप और मैं, जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में, जितने भी फैमिलीज हैं हमारी कंट्री में, दे आर एबल टू फुलफिल ऑल देयर बेसिक नीड्स एंड वांट्स। व्हेन ए सोसाइटी does fulfill all basic needs and wants, then we call that particular country itself as a welfare state का हम नाम देते हैं। जब हर एक के पास हर चीज़ आ जाएगी तो ऑब्वियसली क्या डिक्रीज होगी? इनइक्वालिटीज डिक्रीज होगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। विल कवर इन द पार्ट 2। ठीक है, थैंक यू।